अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? ठीक है। अच्छा, कल हमने कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज डिस्कस किया था जी। सिक्योरिटीज में पब्लिक कंपनी के शेयर्स आते हैं, रिडीमेबल कैपिटल आता है आपका, पीटीसी के वाउचर्स आते हैं और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। एक लास्ट है इसके अंदर, डेट सिक्योरिटीज। अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फ्यूचर मार्केट। कल तो बड़ी डिटेल में बताया था यार, वेबसाइट से ही ओपन करके बताया था। क्या चीज समझ नहीं लगी आपको उसमें? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो सिक्योरिटी की डिफिनेशन है बुक में, तो ये सर वो मीन वाली डिफिनेशन है, मतलब रिस्ट्रिक्टिव है या इसके अलावा भी इसमें से कुछ है शामिल? अच्छा, नहीं वो मीन्स की डेफिनेशन है। मतलब सर जो मुशारका सर्टिफिकेट्स है उसमें से इंक्लूड नहीं है? मीन्स लिखा हुआ है ना, मीन्स की ये रिस्ट्रिक्टेड है। मुशारका और मुदारबा इसमें इंक्लूडेड है। मुदारबा सर बुक। सर्टिफिकेट इंक्लूडेड जी जी जी। है, मुशारका नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट एंड ऑप्शन। राइट, जब कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है ना, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाता है। तो वो जो राइट होता है ना, पहले उस राइट में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, वो जो राइट आपको मिला है उसमें अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें भी जो भी डिस्पोजल पे गेन या लॉस आएगा वो कैपिटल गेन होगा। ये एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन वाला अगर आपको याद हो, वहां पे भी था ना, आपको एक राइट मिलता है सबसे पहले शेयर्स का। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन के केस में जो राइट के डिस्पोजल पे गेन आता है ना, वो सैलरी में जाता है। लेकिन अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिला राइट, अपनी किसी कंपनी से मिल गया जिसके पास जिसके आपके शेयर होल्डर हैं, आप आपके पास शेयर हैं उसके, तो फिर जो गेन या लॉस होगा वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन होता है जी, आपको ऑप्शन मिलती है कि आप जो है वो 2 शेयर्स खरीद सकते हैं। राइट में और ऑप्शन में डिफरेंस ये होता है कि राइट जो होता है वो तो आपको एक्सरसाइज करना ही करना होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको दिया जाता है, आपकी चॉइस है। आप वो लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, डेट सर सिक्योरिटीज जो होती सर है, जी बोले। सर मेरा जो हम परचेज करेंगे राइट, तो इसमें हमने परचेज करा, इसमें डिस्पोजल कैसे होगा? मैंने परचेज किया राइट अपनी कंपनी से, वो तो मार्केट उसमें में सेल होता है, उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है ना स्टॉक मार्केट में। तो मतलब मार्केट प्राइस से हम कंपेयर करेंगे उस टाइम ट्रेडिंग। हाँ, जब आप राइट आपको मिल जाता है ना, तो जो भी प्राइस कंपनी ने रखी होती है, उसके सर्टेन टाइम के बाद वो ना उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है राइट में, कुछ महीनों के लिए। तो वो प्राइस उसमें फ्लक्चुएशन होती है प्राइस के अंदर, राइट की प्राइस के अंदर। तो वहां से आएगा ना आपको गेन या लॉस। अच्छा, ये डेट सिक्योरिटीज जो है, ये या इसको ना उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज।
यानी वो सिक्योरिटीज जो कोई कंपनी इशू करेगी ना, वो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में आ जाएंगी, और जो सिक्योरिटीज कोई गवर्नमेंट इशू करेगी डेट सिक्योरिटीज, वो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में आ जाएंगी। जैसे कि अब गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में देखें, ट्रेजरी बिल्स आपने अक्सर सुना होगा नाम, गवर्नमेंट इशू करती है। फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, FIB, ठीक है, ये तो ऐसा जितने नहीं है पाकिस्तान में, असल यहाँ पे ये है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, PIBs, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट पेपर्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, infrastructure bonds, and all kinds of debt instruments issued by the federal government, provincial government, local authority, and other statutory bodies. अच्छा, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की तरफ अगर आप आ जाएं तो कंपनी किस किस्म की डेट सिक्योरिटीज इशू करती है? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, स्कूप सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, and all kinds of debt instruments issued by a Pakistani or foreign company or corporation registered in Pakistan. तो अब जरा हमें सोच के बताएं जी, ये जो डेट सिक्योरिटीज है, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इशू किए, या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू किए, या किसी कंपनी ने कोई पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट इशू कर दिया, स्कूप्स वगैरह इशू कर दिए, इस पे इनकम किस तरह से आएगी आपको बीइंग अ शेयर होल्डर? देखिए, दो चीजें होती हैं रिटर्न। एक तो इसके ऊपर ना एक फिक्स्ड रिटर्न होती है। फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न क्या होती है? इसमें एक मार्कअप होता है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट ने इशू किए 5 साल के लिए, और उसमें मार्कअप का रेट था 10%। अब आपको हर साल, आपने लेट्स सपोज 10 लाख रुपए के खरीद लिए हैं, तो आपको हर साल 10% यानी 1 लाख रुपए का उस पर मार्कअप मिलेगा पूरे साल में। एक तो आपकी इनकम है मार्कअप। मार्कअप यानी टैक्स में जो वर्ड यूज होता है, प्रॉफिट ऑन डेट। ये किस तरह से टैक्स होता है जी? ये जो आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट की फॉर्म में, इसकी टैक्सेशन मैंने आपको बताई थी। प्रॉफिट ऑन डेट किस तरह से टैक्स होता है जी? कोई नहीं पता किसी को भी? प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो इंडिविजुअल और AOP के केस में सेपरेट ब्लॉक है। टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। 15% पे टैक्स होता है। तो ये तो 15% इस पे टैक्स लगा करेगा हर साल। दूसरी जो इसके ऊपर इनकम होगी ना, वो कैपिटल गेन आएगा। ये वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आप सेल भी तो कर सकते हैं ना मार्केट में। मार्केट में सेल कर दिया, या 5 साल के बाद गवर्नमेंट को रिडीम कर दिया। सेल इन मार्केट और रिडेम्पशन आफ्टर मेच्योरिटी। ये वो जो PIBs थे, वो 5 साल उसका टेन्योर था, तो 5 साल के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने आपसे वापस ले लेने हैं। ये बिल्कुल एक लोन होता है ना, इस तरह लोन आप लेते हैं ना बैंक से, तो आपको 5 साल के बाद पे करना है। बिल्कुल उसी तरह ये है कि गवर्नमेंट जो है या कोई कंपनी जो है, वो बैंक से लोन लेने की बजाय वो शेयर होल्डर से लोन ले लेती है। उसका एक टेन्योर होता है।
अब जब वो टेन्योर खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो आपने लोन लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स वो आपको वापस करना है। तो अब जब वापस करोगे तो हो सकता है उस वक्त कंपनी ज्यादा प्राइस पे आपसे वापस ले ले, यानी आपको 1 लाख रुपए का जो या 10 लाख रुपए के जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं 5 साल के बाद हो सकता है मार्केट में जो कि ट्रेडिंग हो रही है उसकी वैल्यू 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई हो। तो PI 20 के ऊपर जो मार्कअप का रेट होता है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। मार्कअप जो होता है ना पाकिस्तान में वो लिंक्ड होता है काइबोर से। काइबोर चेंज होता रहता है, किसी जमाने में 15% तक भी चला गया था, ठीक है, 13%, 15%। अब आजकल रेट थोड़ा कम है, 6-7% है। तो मार्कअप उसमें जितना भी ज्यादा बढ़ता जाएगा ना उतना अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल गेन भी आ सकता है आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो कैपिटल गेन जो आएगा ना वो हम अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो जो है वो सिक्योरिटीज में टैक्स हो जाएगा सेपरेट ब्लॉक में। ठीक है, वे बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह शेयर्स होते हैं, शेयर्स पे भी आ सकता है जी। बताएं, शेयर्स आपने अगर खरीदे हैं एक कंपनी के, इसमें कौन कौन सी इनकम हो सकती है? हाँ जी, सबसे पहले है डिविडेंड। तो डिविडेंड किस तरह से टैक्स होता है जी? सेपरेट ब्लॉक। ठीक है, सेकंड है कैपिटल गेन, ये भी सेपरेट ब्लॉक है। ठीक है जी, ये थी सिक्योरिटी की डेफिनेशन कम्प्रीहेंसिवली। मैंने आपको सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें जो डेफिनेशन है ना ये पूरे चैप्टर में वाहिद एक एरिया है जो आपने याद करना है, सिक्योरिटी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट और डेट सिक्योरिटीज, जिसमें कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही हैं। ये आप याद कर लें, ये एग्जामिनर बाज दफा पेपर में ना 2-3 नंबर की डेफिनेशन ही पूछ लेता है। अच्छा, अब जो गेन आएगा जी डिस्पोजल के ऊपर वो कैसे कैलकुलेट होगा? हमारे लिए जो रेलिवेंट है ना वो है जी टैक्स ईयर 2021। ठीक है, आपको जो सवाल आएगा वो टैक्स ईयर 2021 का आएगा क्योंकि हम 2021 में बैठे हुए हैं। वो कहता है जी जो सिक्योरिटीज आपने जुलाई 2016 के बाद खरीदी है, इसमें तो सिंपल सा रूल है, उसने लिख दिया है कि इस पे जो टैक्स का रेट होगा वो 15%। यानी जनरली सिक्योरिटीज पे आज अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आज आपने एक शेयर खरीदा और जब भी सेल करेंगे जो भी गेन आएगा उस पर टैक्स का रेट सिंपल सा है जी 15%। मोस्टली जो सेपरेट ब्लॉक में इनकम जा रही है ना सारों पे ऑलमोस्ट टैक्स का जो रेट है वो 15% ही है। प्रॉपर्टी पे अलबत्ता वो स्लैब्स बने हुए हैं, प्रोवाइडेड के ये जो सिक्योरिटीज हैं जो भी हमने पढ़ा है ये आपने जुलाई 2016 से बाद के बाद में खरीदी है। अच्छा, अगर आपने सिक्योरिटीज जुलाई 2016 से पहले खरीदी हैं तो रूल क्या है जी? अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम का है, यानी आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया, तो रेट है जी 15%।
अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताएं, आपको क्वेश्चन आना है 2021 का टैक्स ईयर। सिक्योरिटी आपने अगर 2016 से पहले खरीदी है और 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि 21 में बेचा हो? पॉसिबिलिटी है जी। हाँ, तो इसका मतलब है ये वाला तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अगर आपने 16 से पहले, लेट्स को 16 में ही खरीदी है, जनवरी 2016 में खरीदी है, तो मैक्सिमम जनवरी 2017 तक होगा ना ये, यानी टैक्स ईयर 2017 में ही आएगा। 17 तो गुजर चुका है, इसके चांसेस नहीं है आने के जी। अगर होल्डिंग पीरियड 1 से 2 साल है और 16 से पहले खरीदी है, तो रेट 12.5 है जी। ये आ सकता है जी, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये भी 2018 तक होगा ना मैक्सिमम, तो 18 तो गुजर चुका है। अगर आपके पास ये फिर ना इसने गलत किया हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड मुझे जरा ऑर्डिनेंस से चेक कर लेने दें। हाँ देखिए ना, गलत लिखा हुआ है। इक्वल और मोर देन 24 मंथ्स बट लेस देन 48 नहीं है, जिसको काट दें। यानी अगर आपके पास सिक्योरिटी की होल्डिंग 2 साल से ज्यादा की है, अब 2 साल से ज्यादा हो सकता है 5 साल हो सकता है 8 साल हो, तो और सिक्योरिटी आपने 2013 से पहले की एक्वायर की हुई है, 13 के बाद की एक्वायर की हुई है, जुलाई 2013 के बाद की, तो टैक्स का रेट 7.5% है। अगर 13 से पहले की एक्वायर की हुई है तो रेट 0 है, लेकिन अगर 13 के बाद एक्वायर की है, होल्डिंग 2 साल से ज्यादा है, 4 से कम का वाला रूल नहीं है, वे काट दें, लेस देन 48 नहीं है, ये काट दें, ये वाला। ये देखिए ना, ये ऑर्डिनेंस मैंने ओपन किया है, वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी इज 24 मंथ्स और मोर, ठीक है, लेकिन 48 की कोई बात नहीं है, बट द सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई। अब जरा ये थर्ड वाला मुझे सोच के बताएं जी, ये आपको पेपर में आ सकता है? थर्ड वाला टैक्स ईयर 2021 का सवाल हो, ये आ सकता है? हाँ, ये पेपर में आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी का जो डेट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो बड़े गौर से देखनी है कि वो 2016 के बाद है, 13 और 16 के दरमियान है, या 13 से पहले है, 3 हिस्से उसने किए हुए हैं। अगर कोई भी सिक्योरिटी आपने 2013 से पहले खरीदी हुई है, ठीक है, ऐसे काफी सारे लोग हैं ना जिन्होंने 15-15 20-20 साल वो शेयर रख के बैठ जाते हैं, वो बेचते ही नहीं है। उन्होंने 2005 में एक शेयर खरीदा था,
का यार देखी जाएगी, जब रिटायरमेंट होंगे तो तब मैं देखूंगा इसको। तो अब 2013 से पहले का अगर आपने खरीदा हुआ है तो उस वक्त टैक्स का रेट 0 होता था। अब आपने आज अगर बेचा है तो टैक्स 0 लगेगा। 13 से 16 के दरमियान खरीदा था और आज बेचा है 21 में, तो आप इस वाले स्लैब में आएंगे, आपको 7.5 रेट लगेगा। 16 के बाद अगर आपने बेचा है तो सिंपल से स्लैब 15% का लग जाना है। ठीक है जी। हाँ, पेपर में अवेलेबल होगा, आपको बना के देगा। सर 16 के बाद बेचा या लिया? 16 के बाद खरीद के अगर आपने बेचा, ऑब्वियसली। यदि बेचा आपने 2021 में है और जो रेट लग रहा है ना वो परचेज की डेट से लग रहा है। अगर आपने शेयर एक्वायर किया है जुलाई 2016 के बाद तो 15% लगेगा। 13 से 16 के दरमियान है तो 7.5 है, और 13 से पहले 0 है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर 1 जुलाई पे हो तो सर वो कौन से कॉलम में फिर इंक्लूड होगा? 1 जुलाई कौन सी डेट? 1 जुलाई 2016। वो इसी में आएगा, 15 वाला। ये भी इसने गलत लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, ये एक आखिरी है जी। ये मैंने आपको कल बताया था कि ये ना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, PSX, बिल्कुल इसी तरह एक स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान में कमोडिटीज की। इसे कहते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अच्छा, ये जो गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, इसमें ये तीनों जो है ना ये इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, और इनकी जो प्राइसेस हैं ये मार्केट में फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। ये एक सेकंड में आपको करके दिखाई देता हूँ। अच्छा, ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की है कि ये कमोडिटीज की है। इसमें ये देखें, ये गोल्ड आ रहा है नीचे, क्रूड ऑयल है, और इसी तरह यहाँ पे बाकी की भी कमोडिटीज आ रही होंगी। ये क्रूड ऑयल है, फिर ब्रंट ऑयल है, फिर गैस है, गोल्ड, सिल्वर, ये इनके रेट्स आ रहे हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान में बंदा बैठा है, वो अगर इस इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में या सिल्वर में ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है ना वो है PMX। इसमें जो ट्रेडिंग होती है PMX में, ये भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो शेयर्स का है। ठीक है, ये PMX की मेंबरशिप जिसके पास है ना वो है ब्रोकर्स। ठीक है।
आप अपना अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन करते हैं, ब्रोकर के अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं और उसके बाद वो आपको एक्सेस दे देता है इंटरनेशनल मार्केट की। और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो, उसमें जो भी गोल्ड की, सिल्वर की और ऑयल की प्राइसेस चल रही हैं वो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो गोल्ड में ट्रेडिंग होती है ना, वो सारी की सारी फ्यूचर्स में होती है, गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज में जितनी भी है। तो वहां पे एक बेनिफिट और है कि आप वहां से ट्रेडिंग करके जो भी गेन या लॉस कमाएंगे उस पर टैक्स का रेट 5% है। ठीक है, ये देखें। ये ध्यान में रखना चाहिए आपने। चाहे सिक्योरिटी आपने 2016 से पहले खरीदी है चाहे बाद में खरीदी है, इस पे फ्लैट 5% रेट है। तो ये है जी रेट्स। रेट्स में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी कि ये जो गेन है ये सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, जबकि जो अदर की कैटेगरी में गेन आता है वो आपका नॉर्मल टैक्स रेजिम में चला जाता है। अच्छा, होल्डिंग पीरियड कह रहा है जी जिस दिन आप एक्वायर करोगे शेयर उस दिन से काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि लॉस सस्टेन्ड बाय अ पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ अ सिक्योरिटी shall be set off against gain of the person from disposal of any other security chargeable। कि जो लॉस होगा सिक्योरिटी का, वो एक सिक्योरिटी पे लॉस आ गया, दूसरे पे गेन आ गया, वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो, उसके हालात को इतने अच्छे नहीं है, काफी डाउन है। तो स्पेशली पिछले साल तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों को लॉसेस आए। तो फिर उन्होंने ना एक और बेनिफिट भी दे दिया है कि जो सिक्योरिटीज पे लॉस आएगा ना, अगर वो उस साल में जस्ट नहीं होता, 2019 से ऑनवर्ड से एक बेनिफिट दिया है, तो आप उसको 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अप टू 3 इयर्स। तो सिक्योरिटी का लॉस ये एक वाहिद लॉस है आपके पूरे लॉ में जो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, वरना तो लॉसेस जो है वो जनरली कैपिटल लॉस जो एनटीआर वाला है वो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और बिजनेस लॉस भी 6 साल के लिए होता है, लेकिन ये जो लॉस है ये 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। के ऊपर हमने पढ़ लिया कि एक सिक्योरिटी पे अगर लॉस आएगा तो वो दूसरे सिक्योरिटी के गेन से एडजस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें जी, आपके पास एमसीबी है, पीएसओ है, ये आपने बाय किया और सेल करना है। बाय किया 100 रुपए का, सेल किया 200 का, 100 रुपीज पर शेयर आपको गेन आ गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पीएसओ जो है ये आपने 150 का बाय किया और आज ये 120 का, यानी आपने सेल कर दिया।
30 का लॉस आ गया, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपल, जब आप पूरे साल का गेन कंप्यूट करने लगेंगे तो कितना आएगा, 70। इसके ऊपर आपने 15% टैक्स दे देना। 10.5 मिलियन, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को जी कि ये लॉसेस कैसे एडजस्ट होते हैं? जो बंदे स्टॉक मार्केट में बड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं ना, उनकी तो एक एक दिन में 10-10, 15-15 ट्रांजेक्शन होती हैं शेयर्स के अंदर, ठीक है। पूरे साल की कैलकुलेशन भी कोई आसान काम नहीं होता, सारा उनको रिकॉर्ड रखना होता है। अच्छा, अब मैं जरा आपको बताता हूँ जी कि ये 3 केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लॉस एडजस्टमेंट विल नॉट बी अलाउड। यानी मतलब ये कि ये जो 30 का लॉस आ रहा है ना, लॉ कहता है कि मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा, आप उसको किसी भी और गेन से एडजस्ट कर लो, ठीक है। पहला इंस्टांस है जी वॉच सेल। मतलब मैं अब इसी एग्जांपल को लेकर चलता हूँ जी। ये अच्छा, आपके पास एमसीबी का शेयर है जी 100 का, आपने शेयर सेल कर दिया 200 का, ऑब्वियसली 100 रुपीज का गेन आ गया। अच्छा, पीएसओ का शेयर है आपके पास 150 का, आपने खरीदा हुआ है, आज उसकी प्राइस 120 रुपये है, आपने सेल नहीं किया। क्या आप ये 30 का लॉस, लॉस तो आपको हो रहा है आज की डेट पे 30 का, लेकिन आपने वो शेयर अभी सेल नहीं किया, क्या आप 30 का लॉस 100 से एडजस्ट कर सकते हैं जी? सोच के बताएं जरा मुझे। नहीं कर सकते, उसकी क्या रीजन है? हाँ, क्योंकि ये जो लॉस है ये अनरियलाइज्ड है। टैक्स में जितने भी अनरियलाइज्ड एक्सचेंज गेन या लॉस होता है, गेन या लॉस चाहे एक्सचेंज या चाहे दूसरा है, वो अलाउ नहीं होता। आपने अभी डिस्पोजल ही नहीं ना किया, सेल ही नहीं किया अभी। और कैपिटल गेन हमने पढ़ा था, कैपिटल गेन या लॉस हमेशा डिस्पोजल पे आता है, तो डिस्पोजल तो हुआ ही नहीं, इसलिए ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब ईयर एंड हो रहा है जी, 30 जून आ रहा है, 30 जून है, लेट्स सपोज आज 2020 है जी। आज ईयर एंड हो रहा है, आपको पता है जी, आज का दिन भी अगर गुजर गया तो मेरी तो 100 रुपीज की इनकम आएगी, और आप पीएसओ का शेयर भी सेल नहीं करना चाह रहे। आप कहते हैं जी नहीं यार, मैंने शेयर नहीं बेचना भाई, जाता है नीचे तो जाते, जितना मर्जी जाता जाए, मैं जब जब 150 से ऊपर जाएगा तो बेचूंगा, वरना मैंने नहीं बेचना। तो तो क्या करें, कोई ऐसा तरीका है जी, जरा सोच के बताएं कि आपका ये लॉस भी रियलाइज हो जाए और शेयर भी आपके पास ही रहे। जी बताएं जी, सोच के बताएं। सेल कर दें, ठीक है, और उसके बाद बाय कर लें, हाँ जी, ये तरीका है। मैंने आपको बताया था ना कि स्टॉक मार्केट में तो अब ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेडिंग होती है, 1 सेकंड के अंदर शेयर सेल हो जाता है, 1 सेकंड में बाय हो जाता है। आप अभी 120 पे सेल करें और वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे इसको बाय कर लें दोबारा से। सिर्फ आपको वो कमीशन वगैरह जो ब्रोकर चार्ज करता है ना शेयर की सेल परचेज पे, वो पे करना पड़ेगा। प्राइस तो मोर और लेस सेम ही होगी, कि 1 मिनट में तो नहीं इतनी फ्लक्चुएशन आएगी ना प्राइस के अंदर। तो
तो लोग क्या करते हैं जी, वो शेयर को सेल किया, लॉस को रियलाइज कर लिया और फिर दोबारा शेयर बाय कर लिया। आप बताएं जी, अब लॉस एडजस्ट होगा या नहीं होगा? कि अब तो लॉस आ गया है ना। हाँ, तो इस तरह से ना लॉस, लोग लॉस को एडजस्ट कर लेते थे कि लॉस को रियलाइज कर लिया लेकिन शेयर दोबारा से बाय कर लिया फिर से। लॉ इसको वॉश सेल कहता है जी, वो कहता है ये मैं इस तरह का लॉस अलाउ नहीं करूंगा। ये डेफिनेशन है जी, where the capital loss realized on disposal of a specific security by an investor is preceded or followed in 1 month's period by purchase of the same security by the same investor or its related party, thus maintaining his portfolio। यानी आपने वो शेयर सेल करके अगर 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा बाय कर लिया पीएसओ का, तो उस पे जो लॉस आ रहा होगा, लॉ कहता है कि वो वॉच सेल है, उसके ऊपर जो लॉस है मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा एमसीबी के गेन से एडजस्ट करने के लिए। ये बात क्लियर है जी सबको, या कोई कंफ्यूजन है? 1 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा शेयर नहीं खरीद सकते, 1 महीने के बाद खरीद सकते हो। अगर 1 महीने के बाद खरीदोगे तो लॉस जो आपने रियलाइज किया होगा वो अलाउ हो जाएगा। अच्छा, कल हमने एक चीज देखी थी कि स्टॉक मार्केट में ना डिफरेंट सेक्टर्स बने होते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ये ना डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं। ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का की जितनी भी कंपनीज हैं वो इसमें होंगी। सीमेंट है, केमिकल है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर है आपका, इंश्योरेंस कंपनीज हैं एंड सो ऑन। इस तरह से ना उन्होंने एक पूरा सेक्टर बनाया हुआ है। इसमें मैं अगर एक सेक्टर ओपन करूं कमर्शियल बैंक्स का, तो ये देखें जितने भी बैंक्स हैं ना सारे यहाँ पे, अलाइड, अस्करी, अल्फला, अल हबीब, इस्लामी बैंक, खैबर, सो ऑन, एमसीबी, मिजान, नेशनल बैंक वगैरह। अच्छा, अब आप जरा इसमें किसी एक पर्टिकुलर डे पे इंटरेस्टिंगली नोट करें कि क्या एक चीज आप नोट की होगी, ज्यादातर जो बैंक्स की प्राइसेस हैं कल की डेट पे क्या हुआ है जी, वो बढ़ी हैं, ये कम हुई हैं? इंक्रीज हुई है ना। आप देखें मार्च 2-3 बैंक्स के, बाकी ऑलमोस्ट सभी बैंक्स की प्राइसेस में इंक्रीज आया। अच्छा, इसी तरह मैं आपको चलो एक और दिखाता हूँ। सर इसमें तो कंपनी ही 4 है, छोड़।
तो इससे जो अगला हमारा टॉपिक है, वैसे तो टाइम ओवर हो गया है। मैं जल्दी से बता देता हूँ जी 1 मिनट में, बाकी अगर कुछ हुआ तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। टैक्स स्वैप सेल का मतलब ये होता है कि आपने एमसीबी का शेयर सेल करके लॉस को रियलाइज कर लिया और उसी सेक्टर के अंदर एक और कंपनी खरीद ली है। यानी आपने ये इस तरह से था, एमसीबी की शेयर आपने खरीदा हुआ था 150 का, आज वैल्यू उसकी 100 है, आपको 52 का लॉस आ रहा था, आपने लॉस को रियलाइज कर लिया और नेशनल बैंक का शेयर खरीद लिया। एमसीबी का दोबारा नहीं खरीदा, नेशनल बैंक का खरीद लिया। तो आपने बेसिकली ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो शेयर की प्राइसेस होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम तरह से मूव कर रही होती है। अगर बैंकिंग सेक्टर सारा बेहतर जा रहा है तो ऑलमोस्ट सारे शेयर बढ़ जाएंगे। अगर ऑयल सेक्टर डाउन है तो ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर जो है वो गिर जाएंगे। तो लॉ ये अज्यूम करता है कि आप सेम शेयर दोबारा खरीद लो या सेम सेक्टर के अंदर कोई और शेयर खरीद लो, दोनों केसेस में आपने सिर्फ लॉस को रियलाइज किया था, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो चेंज नहीं हुआ, आपका रिस्क सेम रहा है। तो वो भी ये भी अलाउ नहीं करता, यानी सेम सेक्टर के अंदर शेयर सेल करके कोई और शेयर खरीद लो, वो भी अलाउ नहीं है, उसे कहते हैं टैक्स स्वैप सेल। सेम शेयर को सेल करके दोबारा बाय कर लो, वो भी अलाउ नहीं है, उसे कहते हैं वॉच सेल। ठीक सर है जी। इसमें मंथ में 1 मंथ का टाइम पीरियड है? हाँ, स्वैप सेल में टाइम पीरियड नहीं है कोई भी, लॉ में लिखा हुआ पूरा साल होगा। ठीक है, ये देखें, does not repurchase the same security but chooses another similar security in the same sector। वही एमसीबी का शेयर दोबारा नहीं खरीद रहा वो, लेकिन एमसीबी का बेच के बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो दूसरे शेयर्स हैं उनमें से कोई और एक और खरीद रहा है। तो जिस तरह एमसीबी में फ्लक्चुएशन हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह नेशनल बैंक में होनी है, क्योंकि सेक्टर वाइज जो मूवमेंट्स होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है जनरली। इसलिए वो कहता है ये स्वैप सेल जो है ये भी मैं अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो वॉच सेल और स्वैप सेल में कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे। क्रॉस ट्रेड हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी है जी, टाइम ऑलरेडी 3 मिनट्स अब हो चुका है। तो कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।